हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। सो हम पढ़ रहे हैं क्या, वेक्टर्स। लास्ट टॉपिक वेक्टर्स में हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर किया था लास्ट टॉपिक, और हमने रिजल्ट निकाला था। वो क्या रिजल्ट था हमारे पास, था कि हमारे पास ये एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था ये बी, और बी वेक्टर ने ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया हुआ था भाई, थीटा एंगल बनाया हुआ था। मैंने कह दिया कि ये जो तीसरी साइड थी ये इनका रिजल्टेंट थी, अगर हेड और टेल का कॉम्बिनेशन था। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ये एंगल मैंने कह दिया क्या है, अल्फा है। तो मैंने कहा कि अगर ये जो मेरा सी रिजल्टेंट आया, मतलब कि मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ सी, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड कितना निकाला था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और जो ये रिजल्टेंट आया उसने ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाया, एंड दैट tan alpha is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. tan alpha is equal to b sin theta plus a divided by a plus b cos theta। समझ में आया? तो ये अपना क्या था, रिजल्टेंट था। अच्छा जी, तो आगे इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। इफ 3 वेक्टर्स, अब मेरे तीन वेक्टर आ गए, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस में ए बी और सी तीन वेक्टर आ गए। तो इफ 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब हमें पता है कि एक लाइन में हो, एंड एडिंग अप गिव्स 0, एडिंग अप गिव्स 0, मतलब कि मेरे पास 3 वेक्टर हैं और तीनों एक लाइन में है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में है और उनको ऐड करने से 0 मिल रहा है। तो तुम खुद दिमाग लगा सकते हो कि मान लो कि मेरे पास 3 वेक्टर हैं और उनको ऐड करने से 0 हो रहा है, तो मतलब एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर और तीसरा वेक्टर इधर होगा। कोई ना कोई तो दो एक साइड में होंगे। तो मैंने कह दिया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, और ये तभी 0 हो सकते हैं जब दो एक डायरेक्शन में हो और तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में हो। तीसरा क्या हो, अपोजिट में, और ये 0 है, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। इससे क्या होगा, हमें क्या पता लगेगा कि जो दो वेक्टर का सम है वो तीसरे वेक्टर के बराबर है। समझ में आया भाई, दो वेक्टर का सम है वो तीसरे वेक्टर के सम के बराबर है। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि if 3 वेक्टर आर कोलिनियर एंड एडिंग अप देन गिव 0, देन द सम ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ थर्ड वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर। समझ में आया सभी को? अच्छा जी, और क्या कह सकता हूं मैं, इफ 3 vectors are non-collinear and adding them gives 0। भाई साहब अब क्या हुआ, अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे थे, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में थे। अब 3 वेक्टर ऐसे हैं जो एक लाइन में नहीं है, पर अब भी उनको मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, अब भी 0 मिल रहा है। तो इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, इसके लिए एक ही कंडीशन होगी कि वो तीनों वेक्टर्स क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और जिनका रिजल्टेंट क्या आएगा। जैसे मैंने कहा कि ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर क्या है अपना ए, ये क्या हो गया अपना वेक्टर बी, और ये क्या हो जाएगी वेक्टर सी। अच्छा, अब देखो ऐसे क्यों किया, ए प्लस बी कितना होगा भाई, इस डायरेक्शन में होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड। अगर तीसरा वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में बना दिया तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे और 0 हो जाएगा। समझ आई सभी को बात? नहीं आई, क्योंकि अभी हमने किया कि मैंने कहा कि a प्लस बी का रिजल्टेंट इधर
अगर मैं तीसरा वेक्टर ही इधर बना दूं ऐसे, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, जीरो। वही किया कि अगर मेरे पास तीन वेक्टर हैं और तीनों नॉन कोलिनियर हैं एंड एडिंग देम गिव जीरो, तो वो सिचुएशन क्या होगी, वो तीनों मिलके ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो तीनों मिलके क्या करेंगे, ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे इसमें कंडीशन लिखी कि किन्हीं भी दो साइड का सम, किन्हीं भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बट इस वाले केस में ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमें बचपन में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा हमेशा। अरे आई नहीं आई बात समझ में? तो ये आगे हमने कोलिनियर तीन वेक्टर की और ये नॉन कोलिनियर तीन वेक्टर की, और उनको ऐड करने पे जीरो मिलता है, तो ये दोनों सिचुएशंस आती हैं। समझ में आया? तो ये था अपना एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ये ऐड कर सकता हूं मैं वेक्टर। मान लो कि मेरे पास एक दो एग्जांपल लेके मैं करता हूं ऐड, कि मैं किस प्रकार इन्हें ऐड कर पाऊंगा। कि सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया कि मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, और इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं और रिजल्टेंट ये ट्रायंगल बन जाएगी। आई नहीं बात समझ में? तो ऐसा काम किया जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आएगा, दैट c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b cos 90, 2 a b cos 90। अच्छा जी, तो ये कितना हो गया, cos 90 कितना होता है, जीरो। तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी अपनी, जीरो हो जाएगी। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200। तो 200 को मैं क्या लिख दूंगा भाई, 10√2। मैग्नीट्यूड कितना आया इन दोनों के रिजल्टेंट का, 10√2 आया। और एंगल कैसे निकालूंगा मैं, एंगल आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब b sin 90 डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 90। क्या होता था याद करो, ऐसे लिख सकते ना हम, tan अल्फा इज इक्वल टू a sin थीटा, सॉरी b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हमारे दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, 90 है। तो क्या हो जाएगा, sin 90 तो 1 हो गया और sin 90 क्या हो गया, सॉरी cos 90 कितना हो गया, 0। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा अपना, इस डायरेक्शन में 10√2 होगा और ये वैल्यू कितनी होगी, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। इस प्रकार मैं एग्जांपल्स को सोल्व कर सकता हूं। जो भी प्रॉब्लम आई तो इसको साफ करके, सॉरी इसको उतार लीजिए, फिर मैं साफ कर देता हूं। सो यहां देखिए, एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसी टाइप का। मान लो कि ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। मैंने एक वेक्टर लिया इधर जिसका मैग्नीट्यूड था 8 और इसने ये एंगल बनाया 30 डिग्री। दूसरा वेक्टर लिया मैंने इधर जिसने x एक्सिस के साथ एंगल बनाया कितना भाई, 67 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड था 10। इसका मैग्नीट्यूड था 10। तो मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है 67 डिग्री। तो 67 माइनस 30 कितना होगा, 37 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कितना आ गया भाई 64
बी स्क्वेयर मतलब 10 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 100 प्लस 2 ए बी कॉस 37। समझ में आया? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 37 डिग्री है। तो cos 37 कितना होगा अंडर रूट ऑफ 164 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 10 इंटू cos 37 इज 4/5। तो 5 से कितना हो गया 2, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 164 प्लस कितना हो गया भाई, कितना हो गया ये देखो 4 4 दूनी 8 64 का डबल कितना होगा 128। कितना होगा 128। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसका दैट इज अंडर रूट ऑफ 9292। किसी को कोई परेशानी इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो समझ में आया? तो इस प्रकार हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अच्छा सर, अब जो ये जो रिजल्टेंट आएगा इनका जो रिजल्टेंट आएगा इसने इसके साथ एंगल कितना आना है अल्फा, दैट tan अल्फा इज इक्वल टू ऊपर वाले वेक्टर मतलब b sin 37 डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 37। तो ये कितना आ जाएगा 10 sin 37 कितना होता है 3/5 होता है और cos 37 कितना होता है 4/5। 5 से कितना हो गया 2, 5 से कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 6/8 प्लस 8, तो 6 कितना हो गया 16। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/8। कितना हो गया 3/8। इतने मैग्नीट्यूड का इतने एंगल पे 8 वेक्टर के साथ इतना एंगल बनाते हुए मेरा ये रिजल्टेंट आया। समझ में आएगी सभी को बात? और ये जो डायरेक्शन की बात होती है इसको हम कैसे करते हैं, थोड़ा हम नॉर्थ ईस्ट जो हमारे जर्नल है उससे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए समझ में आया ना, इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे अब जब वेक्टर आएंगे और करते जाएंगे हम अपने आगे जो भी काम आएगा उनके साथ, तो तुम उसके साथ वो सीखते जाओगे। तो इसमें अभी परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बड़ा इजी सा है। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ये तो तुम्हारे मतलब टाइम याद का काम होगा, बड़ा मतलब आसान सा काम होगा। यहां देखिए मैंने कहा अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे। मान लो कि मेरे पास ये डायरेक्शन है ऐसे, तो जो डायरेक्शन बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस टाइप में हम अपने डायरेक्शंस को बनाते हैं। अगर मैंने कह दिया कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये मेरी क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ और ये क्या है साउथ, ये क्या है साउथ। ये जो बिल्कुल 45 डिग्री पे जा रहा है एंगल, 45 डिग्री पे जो साइड होगी वो क्या होगी अपनी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, कुछ भी बोल सकते हैं हम। ये जो मेरी इसके साथ साइड होगी 45 डिग्री पे, ये क्या होगी साउथ ईस्ट। ये क्या होगी 45 डिग्री पे साउथ वेस्ट, और ये क्या होगी नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री विद दिस। समझ में आया? तो इनको क्या बोलते हैं हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये तो अपना सिंपल हो गया। अगर मेरे को कोई कहे, क्या कहे भाई, क्यों कहेगा, क्वेश्चन कहेगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मान लो कि ये अपने पास क्या है ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, इसको इसी प्रकार करना है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने कहा कि ये लो भाई साहब ये वाली डायरेक्शन बताइए जो 30 डिग्री है। तो देखिए इसको कैसे बताऊंगा। और तुमको सोचिए कि 30 डिग्री ईस्ट है मेरा, ईस्ट से 30 डिग्री में किस तरफ गया, नॉर्थ गया ना। तो इसको हम कैसे बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ का ईस्ट में 30 डिग्री चले जाए। अच्छा जी, मैंने कह दिया कि मान लो कि ये आ गया ऐसे, इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोल सकता हूं 50 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। या ये 50 है तो ये कितना होगा भाई 90 बना लेना,
40, टोटल 90 होता है। इसको ये भी बोल सकता हूँ 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? तो इस प्रकार हम अपने वैल्यूज को, अपने डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये है 37 डिग्री, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और ये 53 हो जाएगा, 37 है तो इसको ये भी लिख सकता हूं 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आया? तो इस प्रकार हम अपने डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे देखिए, अभी हमने जो वेक्टर एडिशंस की बात कर रहे थे, बीच में मेरे को डायरेक्शन याद आए तो मैं बता दी जाए, क्योंकि मेरे को कभी हर वेक्टर की, हर किसी की डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी, हमेशा वेक्टर करना है तो मुझे डायरेक्शंस का सबसे अच्छा ध्यान रखना है। अब देखिए कि जो हम वेक्टर को ऐड कर रहे थे, एक तो हमारे ये जो फॉर्मूला निकाला हमने, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में, इसके अलावा मैं कंपोनेंट करके भी अपना रिजल्ट निकाल सकता हूं। कैसे जी? मान लो कि वेक्टर इज एडिशन विद कंपोनेंट। कंपोनेंट से कैसे करेंगे? तो वेक्टर एडिशन विद कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स करके मान लो कि भाई साहब अपने पास एक वेक्टर है ये, जिसका मैग्नीट्यूड 10 और इसने एंगल बनाया 37, ठीक है। और दूसरा मेरे पास वेक्टर है इधर इसी एक्स डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है मेरे पास 5, जिसका मैग्नीट्यूड है मेरे पास 5, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट निकालना है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, कंपोनेंट से मुझे निकालना है। जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने इनको ब्रेक करता हूं। ये मेरा y डायरेक्शन है और ये अपना क्या है, x डायरेक्शन है। क्या है? y डायरेक्शन एंड x डायरेक्शन। तो मेरा x डायरेक्शन में पहले कितना है, 5 है। इसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना होगा, 10 cos, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, 10 cos 37, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 10 sin 37। 10 cos 37 इसके साथ ऐड हो जाएगा। जो x डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट आएंगे, अभी मैंने 2 वेक्टर लिया, शायद मेरे पास 3, 4, 5, 10 वेक्टर्स आए, सभी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। तो मान लो कि ये मेरा जो कंपोनेंट आया 10 cos 37, तो 10 into cos 37 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 10 cos 37 होता है 4/5, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। और इधर क्या होगा, 10 sin 37 इज 3/5, ये कितना आया, 6, तो ये कितना आ गया, 6। तो इस प्रकार मैं सभी कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लूंगा। तो जो मेरे x डायरेक्शन सेम पॉजिटिव x की तरफ होंगे उन्हें ऐड कर लूंगा, जो मेरे नेगेटिव x की तरफ होंगे उनको पॉजिटिव x वालों में से क्या कर लूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। अच्छा, तो क्या आया मेरा यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, इसमें आया मेरा इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट आया कितना आया, 13, और इधर कितना आया, 6, इधर कितना आया, 6। ऐसा क्यों करते हैं, जब ये मेरा 90 डिग्री होता है तो जो मेरा मैग्नीट्यूड c होता है उसमें अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 वाली टर्म गायब हो जाती है। तो जब परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट लिखता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता हूं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना ही काम कर सकता हूं। ये काम मेरा थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए तो मैंने क्या कहा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर और b स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये क्या आ गया, अपना रिजल्टेंट आ गया। किसी को कोई परेशानी? और इसमें अल्फा निकालना है तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 6/13, सिंपल, इज इक्वल टू 6/13। किसी को कोई परेशानी नहीं? तो स्क्रीन को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लीजिए। ऐसा ही एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें मैं एक से ज्यादा वेक्टर ले लेता हूं। मान लो कि अपने पास 3 वेक्टर ले लिए हमने। एक वेक्टर है ये 10, दूसरा वेक्टर है ये 20, इसने इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, और तीसरा वेक्टर है अपना भाई मान लो 5 और ये 37 डिग्री। ये कितना है, 37
7 डिग्री। तो यहां से करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा अपना, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करना। क्या करना, कंपोनेंट। तो 5 cos 37, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 5 sin 37, 20 का ये कंपोनेंट कितना होगा 20 cos, नहीं cos तो इसके साथ होगा जिसके साथ एंगल होता है, 20 cos 30 एंड 20 sin 30। ये लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज निकाल के सोल्व करो। तो क्या करूंगा मैं, x डायरेक्शन में सभी लिख लूंगा और y डायरेक्शन के लिख लूंगा सभी। तो x में कितना आया 10 प्लस 5 cos 37, 5 इंटू cos 37 कितना होता है 4/5, तो कितना आ गया 4। अच्छा जी, ऊपर की तरफ कितना आएगा 5 sin 37 कितना होता है 3/5, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। 20 cos 30 कितना होता है √3/2, तो कितना हो जाएगा 10√3। और इस डायरेक्शन में 20 sin 30, तो 20 इंटू sin 30 कितना होता है हाफ, फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अपना नेट क्या बचा, देखो इस डायरेक्शन में जो होते हैं वो ऐड हो गए कितने 14, इस डायरेक्शन में 10, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो नेट जो बचेगा मेरा इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 4, और ऊपर की तरफ कितना होगा भाई 3 प्लस 10 10√3। रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में अल्फा एंगल पे, एंड दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू √4 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा 3 प्लस 10√3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी 16 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा भाई 3 स्क्वायर 9 प्लस 10 स्क्वायर 100 इंटू 3 300 प्लस 2a b कितना आ गया 10√3। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा रिजल्टेंट आ जाएगा। अच्छा जी, एंगल की बात की जाए तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना आ गया 3 प्लस 10√3 डिवाइडेड बाय 4। इतना एंगल मेरा बनाएगा। बाकी जो वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये क्या था अपना वेक्टर को ऐड करूंगा यूजिंग कंपोनेंट्स, समझ आया? तो एक एग्जांपल और करना चाहोगे? एक मान लो कोई क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मान लो कि एक वेक्टर है मेरा इधर जिसका मैग्नीट्यूड है 10, दूसरा वेक्टर है मेरा इधर जिसका मैग्नीट्यूड है मान लो 20। उसने कहा कि इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, ध्यान से सुनना, कि एक वेक्टर है मेरा 10 मैग्नीट्यूड का अलोंग x एक्सिस और दूसरा वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 है। तो फाइंड द एंगल थीटा such that the resultant of these two vector is along positive y axis. The resultant of these two vector is along positive y axis. क्वेश्चन फिर से सुनिए कि एक मेरा 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर x एक्सिस की तरफ है और दूसरा मेरा 20 मैग्नीट्यूड का वेक्टर इस x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो मुझे बताइए थीटा की वैल्यू कितनी होगी कि रिजल्टेंट किधर आया मेरा पॉजिटिव y की तरफ आए। अच्छा, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, कंपोनेंट मेथड का यूज करूंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कैसे, देखिए मैंने कहा कि ये तो 10 है ही, 10 है ही भाई हमारे पास, ये जो 20 है इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूं। ये 20 ये क्या है थीटा है, इसको मैंने मान लिया ये अल्फा। इधर कितना हो गया 20 cos अल्फा और इधर कितना हो गया 20 sin अल्फा। समझ आई बात सभी को, 20 cos अल्फा एंड 20 sin अल्फा। तो मेरे को रिजल्टेंट क्या चाहिए, सिर्फ इसी डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में नेट कितना होना चाहिए, इस डायरेक्शन में नेट कितना होना चाहिए भाई 0। कितना होना चाहिए 0। 0 कब होगा, जब ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे भाई, अपोजिट डायरेक्शन तो है नहीं। तो मतलब 20 cos अल्फा इज इक्वल टू 10।
20 cos अल्फा इज इक्वल टू 10। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी, cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। एंड अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा हाफ कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आया, 60 आया। तो ये कितना आ जाएगा 30, ये 90 है ही। सो थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा हमारा यहां से 120 डिग्री। तो समझ में आया सभी को, कोई परेशानी इसमें। तो इस बार का हम एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं, कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, अपने उस रिजल्ट से भी कर सकते हैं। समझ आया। तो इस प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तुम कर लेना एडिशन की। जो एडिशन ऑफ वेक्टर है ये अपना फोर्सेस की एडिशन में, रिजल्टेंट निकालने में, नेट फोर्स निकालने में, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर आएगा उसके आगे के जितने चैप्टर होंगे उसमें हमारा बहुत काम आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। मतलब दो वेक्टर को ऐड करना तो सीख लिया हमने, दो वेक्टर को माइनस कैसे करेंगे। मैंने कहा कि मान लो कि मेरा वेक्टर है एक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मान लो कि मेरा वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो मैंने कहा कि a माइनस बी क्या होगा। किसी भी वेक्टर को मैं कहता हूं कि मेरे को क्या निकालना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस माइनस बी वेक्टर, वेक्टर a प्लस माइनस बी वेक्टर। क्या ये लिख सकता हूं मैं? हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई मना नहीं करता ऐसे। तो ऐसे लिख लिया। अब मैंने कहा कि वेक्टर a तो ये है, इसके साथ कौन सा वेक्टर ऐड करना है, बी वेक्टर ऐड नहीं करना, माइनस बी करना है। माइनस बी का मतलब क्या होता है, अपोजिट वेक्टर। हमने पढ़ा था वेक्टर्स टाइप में, अपोजिट वेक्टर। मतलब अगर इस वेक्टर बी को मैं इसकी बजाय ऐसे बना दूंगा तो मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, और ये वेक्टर बी नहीं रहा, क्या हो गया, वेक्टर माइनस बी। और ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए जो आएगा मेरा सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो मॉड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2। मैग्नीट्यूड की बात होती है यहाँ पे भाई साहब, ध्यान रखना हमेशा, ये सभी क्या होती है, मैग्नीट्यूड की बात होती है। कहीं सोचो कि माइनस बी क्यों नहीं पूछा, तो मैग्नीट्यूड था। अब एंगल आएगा तो कितना जाएगा, cos 180 माइनस थीटा। क्या पुट करूंगा, cos 180 माइनस थीटा। और एंगल चेंज प्रॉपर्टी से तुम्हें याद होगा, एंगल चेंज जो प्रॉपर्टी थी अपनी, वहां पे cos 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। क्या लिखते हैं, माइनस cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो भी माइनस का, तो ये माइनस का। तो नेगेटिव वाले के लिए हम ये काम करेंगे। किसी को कोई परेशानी, तो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सेम है, बस इतना सा काम करना है कि जो भी एंगल दिया हो उसकी जगह माइनस की वैल्यू पुट कर, माइनस 2ab cos थीटा, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्या था अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स था। बाकी जो कंपोनेंट है अपने, कंपोनेंट लेके करोगे तो हमारे लिए सारे काम इजी हैं, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है। अगर मेरे को दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया हो, किसने दिया हो, आई जे के फॉर्म में दिया हो, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। मान लो कि एक वेक्टर है मेरा ए, जिसको लिख दिया ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स सॉरी ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इनको अगर मैं ऐड करता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या हो जाएगा, जो मेरा x कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, जो y है वो y के साथ ऐड होगा, और जो z है वो z के साथ ऐड होगा। तो एडिशन बहुत सिंपल है इनका, क्या आ जाएगा, ax प्लस bx आई कैप प्लस ay प्लस by j कैप प्लस az प्लस bz
समझ में आया? अच्छा, दूसरी बात, ये जो अगर एडिशन है, अगर इनकी जगह मैं सब्ट्रैक्शन करता तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ माइनस हो जाता और कुछ नहीं था कि इस वेक्टर में से माइनस करना है तो माइनस कर दो सिंपल। ठीक है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं आता। तो ये क्या था अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 and more वेक्टर्स। ज्यादा वेक्टर हो तो उनको भी ऐड कर दो भाई, cx dx जो भी कंपोनेंट है जो x के हैं उनको x के साथ ऐड कर दो। तो मान लो कि मैं कहता हूं कि मेरा एक वेक्टर है a 2i कैप प्लस 3j कैप, दूसरा वेक्टर है b इज 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और c वेक्टर है मेरा 2i कैप नहीं मान लो कि 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमसे बोला गया कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। क्या करूंगा भाई, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस, इसको भी माइनस कर लो, दोनों चीजें हो जाएंगी हमारे साथ। तो वेक्टर a 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। माइनस c करना है तो ये माइनस हो जाएंगे सभी, तो क्या आ जाएगा माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो क्या आएगा ये 5i को एक साथ करूंगा, j को एक साथ करूंगा, और k को, यहाँ पे k कितना है 0 है। जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब वो क्या है 0 है। तो ये कितना हो जाएगा 5 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3i कैप, कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस 6j कैप माइनस 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 6k कैप। ये मेरा इनका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। समझ आया? ये रिजल्टेंट आ गया, इसका मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं। मॉड ऑफ a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये इनका मैग्नीट्यूड आ गया। और यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसी वेक्टर को इससे डिवाइड कर दूंगा मैग्नीट्यूड से, तो वो क्या आ गया हमारा, इसका यूनिट वेक्टर आ गया। समझ में आया? तो इस प्रकार हम आईजे के फॉर्म में भी अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बड़ा आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं लग रहा ना तुम्हें, कुछ है भी नहीं इसमें मुश्किल वाला। ठीक है। सो अब जो हमारा अभी तक हमने लॉ पढ़ा था वो क्या पढ़ा था एडिशन का, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा जो लॉ हम वेक्टर एडिशन का बोलते हैं वो सेम ही है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारा है कि अगर मेरा एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b, दोनों की टेल से टेल, ट्रायंगल में क्या था, इसके हेड और टेल का कॉम्बिनेशन था, तो तीसरी साइड क्या था अपना रिजल्टेंट था। अगर मैं कहूं पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, क्या है, एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर का क्या है, बीच में एंगल थीटा है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो अगर इनकी टेल से टेल कॉम्बिनेशन है तो कहते हैं कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। क्या करिए, पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, और टेल से टेल जो कॉम्बिनेशन है, यहां से जो डायगोनल बनेगा, क्या बनेगा, जो डायगोनल बनेगा वो ही इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। वही तुम एक चीज देखो ना, इस वेक्टर को अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर दूं तो क्या ये ट्रायंगल ही नहीं बन जाता। एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, सेम है, बस उस वेक्टर को यहां की बजाय हमने यहां बना दिया, अब एक पैरेललोग्राम बनाई, और ये जो डायगोनल बनाया है, ये डायगोनल क्या हो गया, इनका रिजल्टेंट हो गया, दैट इज a प्लस b, और ये क्या हो गया, अल्फा एंगल हो गया। और c की वैल्यू कितनी होगी, सेम अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। और यहां से अल्फा, tan अल्फा भाई कितना आएगा, बोलिए, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा। तो ये क्या है अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन कुछ नहीं है, दो वेक्टर हैं उनसे पैरेललोग्राम बनाइए, डायगोनल क्या हो जाएगा। अच्छा एक डायगोनल मेरा क्या है, एडिशन का है, तो दूसरा डायगोनल किसका होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा। तुम देख सकते हो बना के कि इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं और ये बनेगा रिजल्टेंट, तो वो यही आएगा, समझ आएगा, तो वो अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, किसी को कोई परेशानी। एक और लॉ आता है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब कि मान लो कि मेरा वेक्टर ए है, वेक्टर क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है, मान लो कि वेक्टर ए है, थोड़ा सा अलग बनाता हूं, थोड़ा नीचे, मान लो कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये मेरे पास वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, वेक्टर ई है, वेक्टर एफ है, मान लो ऐसे वेक्टर्स। तो तुम एक चीज सोचो, ए और बी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये क्या आएगा, ए प्लस बी, बना देता हूं, ए प्लस बी आएगा। अच्छा अब इन दोनों को देखिए, क्या ये इनका रिजल्टेंट आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा सर। अब इस साइड और इस साइड का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि इन सभी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे ऐसे वेक्टर्स हैं जो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल की कॉम्बिनेशन है, तो तीसरी जो मतलब जो इनका रिजल्टेंट आएगा, क्या कहना चाह रहा हूं कि जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो वाली साइड होगा जो नहीं है। एक लास्ट साइड बनाइए, हेड हेड और टेल टेल की कॉम्बिनेशन, ये जो लास्ट वाली जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये वाली साइड होगी, एंड दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको क्या बोलते हैं हम कि पॉलीगन को कंप्लीट करिए, और कंप्लीट करने वाला वेक्टर जो आखिरी वेक्टर होगा वो अपना क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये क्या था अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वेक्टर्स में, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो की तुम वेट करते रहना, हम बनाएंगे उसको अच्छे से। तो ये था अपना वेक्टर एडिशंस। थैंक यू।